हेलो मेरे युवा वैज्ञानिकों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नेहा मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस पर। तो आज क्या खास लेकर आई हूँ बच्चे मैं आप लोगों के लिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए सभी बुक्स और पेंसिल्स के साथ रेडी हो जाइए। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आज हम लोग बात करेंगे बेटा मैग्नेट्स के बारे में, चुंबकों के बारे में। रेशमा lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories। बेटा एक लड़की है रेशमा जो केरला के कोस्टल टाउन में रहती है और उसको छोटी छोटी कहानियां लिखने का बहुत शौक है। Her grandmother loves listening to her stories। उसकी दादी को बहुत पसंद आती हैं उसके द्वारा जो कहानियां लिखी होती हैं या वो जो कहानियां सुनाती है। So Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday। अब रेशमा जो है वो एक कहानी लिख रही है, ठीक है, किसके लिए? क्योंकि दादी जी का जो है 16वां जन्मदिन आ रहा है, तो उनके लिए वो एक नई कहानी लिख रही थी। ये आप अपने मैप में देखोगे ना बेटा, तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, साउथ में, ये जो रेड यहाँ पे मार्क किया गया ये केरला है, ठीक है, और इसी को यहाँ पे बड़ा करके आप लोगों को दिखाया गया, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेट्स के बारे में भी। आगे बढ़े। The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days। बेटा ये जो रेशमा कहानी लिख रही थी ना, ये कहानी कौन सी थी? पुराने दिनों की थी। और किस पर आधारित थी? पहले के टाइम पर ना जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, केरला से मसाले लेके जाते थे। किसके थ्रू? जहाज के थ्रू, पानी के जहाज के थ्रू। Reshma was aware that in those days the sailors used stars to find directions at night। और रेशमा को अच्छे से पता था कि पहले के टाइम पे जो नाविक थे वो क्या करते थे, उनको ऐसे प्रॉपर तरीके से पता तो था नहीं, फोन उनके पास होते नहीं थे कि वो लोग गूगल मैप लगा के फिर रास्ता फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जनरली रात में वो स्टार्स की मदद लेते थे, यानी तारों की स्थिति का उपयोग करके वो रास्ता जानते थे। बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी कहानी में अ सिचुएशन अराइज वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म with an overcast sky and stars were not visible। लेकिन बेटा उनकी कहानी में एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसके अंदर जो नाविक है ना वो रात को तूफान में फंस गए और पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे और कोई भी तारा नहीं दिख रहा था। रेशमा could not take her story forward as she couldn't think of a way for sailors to find direction। अब रेशमा को अपनी कहानी आगे बढ़ाने में ना कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो मतलब अपनी कहानी में क्या लिखे, कि सेलर्स जो है अब नई डायरेक्शन पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, या वो सोच नहीं पा रही कि वो क्या करेंगे। She searched for information on the internet and her school library। She learned that the travelers used a device known as magnetic compass for finding directions। अब उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने इंटरनेट से और अपने जो लाइब्रेरी होती है ना उसमें से बुक्स वगैरह से इंफॉर्मेशन प्राप्त की। क्या कि उस टाइम पर जो यात्री हुआ करते थे बेटा वो क्या करते थे, वो एक डिवाइस का यूज करते थे डायरेक्शंस जानने के लिए। किस डिवाइस का? मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय दिक्सूचक। ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना, ये आपको देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, हिंदी में इसको कंपास भी लिख सकते हो ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। Reshma had seen pencil boxes and purses which had magnet to keep them closed। अब रेशमा ने अपनी पेंसिल बॉक्स को देखा और उसके पास जो पर्स वगैरह उसको देखा कि कैसे जो मैग्नेट है उसका यूज करके हम उनको बंद करते हैं। A writing board in our school also had a duster with a magnet। और आप लोगों के स्कूलों के अंदर भी बेटा देखा होगा आप लोगों ने, है ना, डस्टर जो होते हैं जिनसे आप बोर्ड साफ करते हो उसके अंदर भी मैग्नेट लगी होती है, वो बोर्ड पे साइड में चिपक जाता है। But she had never looked at those carefully। लेकिन उसने इन सब चीजों को कभी ध्यान से नहीं देखा था। She now become curious to learn more about magnets and magnetic compasses। लेकिन क्योंकि अब ये उसकी कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आ गया था, इसीलिए अब वो इन चीजों को जानने के लिए, मैग्नेट क्या होती है ना, मैग्नेटिक कंपासेस क्या होते हैं, इनको जानने के लिए उसके अंदर क्या हो गया बेटा, एक जिज्ञासा क्रिएट हो गई। ये देखो आपको कुछ कॉमन आइटम्स दिए गए हैं जो आप लोगों के घरों के अंदर होते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से उनको कभी ऑब्जर्व किया हो तो, ठीक है। स्कूल के अंदर डस्टर जो होता है, आपका मोबाइल का कवर होता है ना, उसका जो फ्लैप होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटी सी मैग्नेट लगी होती है, यहाँ पे आके ऐसे टैप होके बंद हो जाता है। ऐसे यहाँ पे एक मैग्नेट लगी होती है। आपके घरों के अंदर जो कबर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें मैग्नेट लगी होती है।
फ्रिजेस वगैरह के अंदर मैग्नेट लगी होती है ना। The magnets used by sailors in olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones, which were discovered in ancient times. बच्चे क्या कह रहा है कि वो मैग्नेट्स जो नाविकों के द्वारा उपयोग की जाती थी, ठीक है, वो किस पर बेस्ड थी, वो प्राकृतिक रूप में जो निकलती थी ना, उसी को ही यूज करते थे, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था बेटा, उसे कहा जाता था लोडस्टोन्स। अब देखो अगर आप लोगों को मैं ये दिखाऊं तो आप बोलोगे मैम ये तो कोई पत्थर सा नजर आ रहा है ना, ये पत्थर नहीं है, यही है आपकी लोडस्टोन्स, ठीक है, जो क्या है आपकी मैग्नेट। Later on, people found out that magnets could be also made from pieces of iron. लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लोगों को पता चलता गया कि लोहे का जो पीसेज है उनका यूज करके भी हम लोग चुंबक बना सकते हैं, यानी मैग्नेट बना सकते हैं। Nowadays और आजकल में we have magnets made of different materials. आप देख सकते हो कि अलग अलग पदार्थों से बनी हुई मैग्नेट्स हम लोगों के पास उपलब्ध है। The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. Figure 4.1. बेटा आप देखोगे कि जो आपके स्कूल की लैबोरेटरीज के अंदर जो मैग्नेट पाई जाती हैं, है ना, या फिर आपने देखा ना पेंसिल बॉक्स पे, स्टिकर्स पे या खिलौनों के ऊपर जो भी आपकी मैग्नेट्स पाई जाती हैं, ये सब कैसी मैग्नेट्स है, ये सब आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। The magnets can be various shapes, some of which are shown in figure 2. बेटा कुछ मैग्नेट जो है ना वो अलग अलग शेप्स में भी हो सकती है, जैसे आपको फिगर 4.2 के अंदर दिखाया गया। ये देखो जो इस तरीके से डंडे शेप की, इसको क्या बोलोगे, बार मैग्नेट, ठीक है। साथ साथ हिंदी में भी बताते जाते हो ना, इसको बोलते हैं छड़ चुंबक, जो बिल्कुल छड़ी जैसी दिख रही है आप लोगों को, है ना। ये देखो ये कैसी आपकी यू शेप्ड की है, देखते ही पता चला ना यू सा बन रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, यू आकार की मैग्नेट ही बोल सकते हैं इसको। अच्छा ये कैसी है आपकी, ये रिंग जैसी है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिंग को क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये वलय चुंबक आपकी। इज इट ओके? अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हुआ है, डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। कहते हैं कि जो चुंबक है वो केवल कुछ ही विशेष पदार्थों पर चिपकने के लिए बनी है। ये जानते हैं इसके बारे में भी। 4.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब बेटा बात करते हैं कुछ ऐसे पदार्थों की जो मैग्नेटिक है यानी कि चुंबकीय है, और नॉन मैग्नेटिक यानी कि अचुंबकीय पदार्थ है। एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए एक्टिविटी यहाँ पे हमें दी गई है एक्सप्लोर करने के लिए। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड आल्सो अ मैग्नेट। बेटा आपको कुछ अलग अलग पदार्थ लेने हैं, ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं लेनी है जो अलग अलग पदार्थ से बनी होती है, और एक आपको मैग्नेट लेनी है। प्रेडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू अ मैग्नेट। राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 4.1। आपको पहले से ही अनुमान लगाना है कि इनमें से कौन सी जो वस्तु है आपकी मैग्नेट से चिपक जाएगी, और फिर आपको उसको अपने टेबल के अंदर लिखना है। Now hold a magnet in your hand and bring it near the objects one by one. Figure 4.3. Observe which of the objects stick to the magnet. अब एक एक करके आप लोगों को अपने हाथ में मैग्नेट लेके उन ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके आपको उनके पास लेके आना मैग्नेट्स के, ठीक है, और फिर देखना है कि कौन सी वस्तु जो है वो चिपक रही है और कौन सी वस्तु नहीं चिपक रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, और उसके बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखो जरा आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या क्या है। देखो वुड है, नेल है, इरेजर है, पेपर क्लिप है, ठीक है, वायर है, आपकी की है, शार्पनर, पिन आप बोल सकते हो, ठीक है, मैच बॉक्स है, स्केच पेन है, ग्लास, सीजर, कैंडल, स्केल, स्टेपलर, पेंसिल, कॉटन क्लॉथ, ठीक है। ये वो आपको करके दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको इनको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो समझ आया आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अपनी लेनी है, क्या क्या मटेरियल आपको लेना है। अब आ जाइए टेबल के ऊपर। आइडेंटिफाइंग द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी या मैग्नेट पर चिपकेगी। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको बताना है कि जो मटेरियल है वो किस चीज का है, प्लास्टिक का है, लकड़ी का है, ग्लास का है, या फिर किसी और मेटल का बना है, वो लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो प्रेडिक्शन आपने किया था वो लिखना है, और ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि मैग्नेट्स के साथ वो अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। इज इट ओके? चलिए तो देखो बेटा इसने दो ही चीज दी है, पहले हम लोग इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए सारे अपने जो हमने आइटम्स थे उनको पहले लिस्टेड कर लेते हैं। तो कौन कौन से आइटम थे हमारे पास, पेंसिल थी, इरेजर थी, ठीक है, और क्या था, ग्लास था हमारे पास, सीजर्स थी हमारे पास, कैंडल थी हमारे पास,
ठीक है, रूलर भी था एक, या आप स्केल बोल सकते हो, स्टेपलर था, है ना, एक कॉटन का कपड़ा भी था, है ना, जिसको आप कॉटन क्लोथ बोल सकते हो या फिर हैंकी बोल सकते हो। चलो मैं कॉटन क्लोथ ही लिख लेती हूँ यहाँ पे। और क्या था? मैच स्टिक थी, आयरन नेल भी थी ना, नेल भी थी। चलिए अब हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट हमारी किस मटेरियल से बनी है ना। जैसे सबसे पहले देखो, पेंसिल वुड से बनी है, इरेजर जो है आपकी रबड़ से बनी हुई है, ठीक है, ग्लास आपका ग्लास से ही बना हुआ है, सीजर आपकी स्टील की हो सकती है या आयरन की भी हो सकती है, कैंडल आपकी वैक्स से बनी है, रूलर आपका प्लास्टिक से बना हुआ है, स्टेपलर आपका ये आयरन या स्टील दोनों का हो सकता है, इसको मैं दोनों लिख देती हूँ, कॉटन क्लोथ आपका क्लोथ से बना है। अच्छा, मैच स्टिक जो है वो आपकी, तो वो आपकी वुड की होगी, ठीक है, और अगर मैच स्टिक बॉक्स की आप लोग बात करोगे तो आप लिखोगे पेपर, ठीक है, और आयरन नेल जो है वो आपकी आयरन से बनी होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सी चीज चिपकेगी और कौन सी चीज नहीं चिपकेगी। क्या लकड़ी की चीज चिपकेगी? नहीं। रबड़ नहीं चिपकती, ग्लास पे भी हमने नहीं देखा, स्टील के ऊपर देखा है चिपका के आप लोगों ने? चिपकेगी, यस आप लिखोगे। वैक्स पे नहीं चिपकेगी, प्लास्टिक पे भी नहीं चिपकती, आयरन और स्टील पे चिपकती है, क्लोथ पर नहीं चिपकेगी, वुड पर नहीं चिपकेगी और आयरन पे चिपकेगी। ये तो थे हमारे प्रेडिक्शन, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को एक मैग्नेट लेना है, ठीक है, और मैग्नेट के ऊपर ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करके देखनी है, और उसके बाद आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन वाली टेबल को फिल करके मुझे कमेंट करके बताना है कि जो मैंने प्रेडिक्शन की है वो आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच होती है या नहीं होती है। ठीक है बेटा, सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे और मैं जरूर चेक करूंगी। इज इट ओके? बढ़े आगे। अब क्या कह रहे हैं, वॉज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? क्या जो आपकी प्रेडिक्शन है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए सही थी या नहीं? ये कैसे पता लगेगा? वो तो आप लोग जब ऑब्जर्वेशन करके दोगे तभी पता चलेगा, है ना। विच मटेरियल्स स्टक टू द मैग्नेट? कौन कौन सी वस्तुएं जो है वो चिपकेंगी ये भी आप बताओगे, और क्या कंक्लूजन आप लोगों को मिलेगा वो भी आप बताओगे, किस बेसिस पे? अपनी टेबल को फिल करके। Through this activity, we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it, while others were not. बेटा, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं जो है वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं और उनसे चिपक जाती हैं। स्टक क्या होता है बेटा? स्टक होता है चिपक जाना, जबकि कुछ वस्तु ऐसी हैं जो नहीं चिपकती हैं। The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. बच्चे, वो पदार्थ जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जिनसे मैग्नेट चिपक जाती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि चुंबकीय पदार्थ। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। हम देखेंगे आयरन तो आप लोगों ने जनरली देखा ही होगा कि बच्चे मैग्नेट से खेलते हैं ना, तो लोहे की चीजें उसके ऊपर क्या होती है, जाके चिपक जाती हैं। तो बहुत इजीली आप लोगों को पता होगा कि जो आयरन होता है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है ना। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। ये आपको याद रखना है कि आयरन के साथ साथ निकल और कोबाल्ट भी क्या है बेटा आपके, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है। इज इट ओके? Some of their combinations with other metals are also attracted toward magnet. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज अट्रैक्ट होती है, कुछ ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना मेटल्स के, वो भी अच्छे से क्या हो जाते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से। The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. वहीं कहीं बेटा वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अचुंबकीय पदार्थ, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Which material listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? अब आपको बताना है कि टेबल में से कौन सा जो मटेरियल है आपके वो नॉन मैग्नेटिक है। समझ आया सभी को? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज हो रहा है, देख लेते हैं। Do all parts of a magnet attract magnetic materials equally? बेटा क्या है, जो मटेरियल है आपके, ठीक है, वो मैग्नेट के हर पार्ट को एक ही तरीके से अट्रैक्ट करते हैं या एक ही तरीके से उन पर जाके चिपक जाते हैं, या फिर मैग्नेट के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए इसके बारे में भी जानेंगे आगे। 4.2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब बात करते हैं बेटा मैग्नेट के पोल्स की, यानी कि ध्रुव की। एक्टिविटी 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो चलिए इसको भी एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। क्या करना है? स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। बेटा आपको कुछ आयरन फिलिंग्स डालनी है। अब ये आयरन फिलिंग्स क्या होती है?
आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत एक चूरा जैसा आप बोल सकते हो ना, जस्ट लाइक आपको देखने से वो चूरा ही लगेगा, लेकिन बहुत बारीक बारीक, बहुत महीन उसमें लोहे के पीसेस होते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, एक व्हाइट कलर की शीट पर आपको बहुत सारी जो आयरन फिलिंग्स है उसको डाल देना है। Place a bar magnet over them, tap the paper and observe carefully what happened to the iron fillings. अब आपको क्या करना है, एक तो आपको बार मैग्नेट जो है उसके ऊपर आपको रख देनी है। ठीक है, कागज को धीरे से थपथपाना है और देखना है कि क्या होगा उन आयरन फिलिंग्स का। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या आप लोगों को कुछ अलग तरीके की चीज दिखाई देगी जिस तरीके से वो जाके मैग्नेट से चिपकेंगे? क्योंकि आपको पता है आयरन की फिलिंग्स है तो मैग्नेट्स के पास जाके चिपकेंगे। क्या कुछ स्पेशल आप लोगों को देखने को मिलेगा? डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली? क्या पूरी मैग्नेट के ऊपर प्रॉपर तरीके से आयरन फिलिंग चिपक जाएगी? जैसे कि ये आपकी मैग्नेट है तो क्या हर तरफ इस तरीके से पूरी इक्वली हर तरफ जाके जो आपकी ये जो आयरन फिलिंग्स है ये चिपक जाएगी, या फिर किसी अलग तरीके से जो ये आयरन फिलिंग्स है ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगी? और डू द आयरन फिलिंग स्टिक्स मोर एट सम प्लेसेस? या फिर कुछ ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा जो आपकी आयरन फिलिंग्स है वो अट्रैक्ट होंगी? We find that maximum iron fillings stick near the end of the bar magnet as shown in figure 4.4, while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet. बेटा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो देखो इस तरीके का आपका अपीयरेंस आएगा। क्या हुआ है, आप देखोगे कि ये जो आपकी एंड है ना मैग्नेट की, यहाँ तो आपकी बहुत सारी जो आपकी आयरन फिलिंग्स है वो आपकी आके अट्रैक्ट हो गई है, जबकि आपके जो मिडल वाला जो इस एरिया है, जबकि आपका जो मिडल वाला एरिया है यहाँ पे आपकी बहुत कम आयरन फिलिंग्स जो है आके स्टिक हुई है। इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर मैग्नेट ऑफ अदर शेप्स डू वी गेट द सेम रिजल्ट? अब इनके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे बार मैग्नेट लिया है ना, अगर हम लोग किसी और शेप की मैग्नेट को ले लें तो क्या यही रिजल्ट आएगा निकल के? चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। These ends of the magnet are called the two poles of the magnet, the north pole and the south pole. बेटा ये जो आपके मैग्नेट है ना, इसके ना जो एंड्स होते हैं, ये देखो ये जो मैग्नेट है ना इसके जो एंड्स होते हैं ना बेटा, इनको क्या बोला जाता है? इनको पोल्स बोला जाता है। ठीक है, ये दो ध्रुव होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। Most of the iron fillings stick to the poles of a magnet of any shape. आप किसी भी तरीके की चिंबक ले लीजिए, ठीक है, आप किसी भी तरीके की मैग्नेट ले लीजिए, जो आपकी आयरन फिलिंग्स होंगी वो ज्यादातर आपके बेटा इन्हीं पोल्स पर अट्रैक्ट होंगी। It is not possible to obtain a magnet with a single pole. ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर एक ही पोल हो। If a magnet is broken into two smaller pieces, North and South pole always exist in pairs. Even in a small pieces of magnet, a single North pole or a South pole cannot exist. देखो बेटा, कोई भी मैग्नेट है ना आपके, उसमें दोनों पोल होंगे, नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा। आप बोलोगे कि मैम एक काम करते हैं ना, इसको बीच में से तोड़ देते हैं। जब आप इसे बीच में से तोड़ोगे तो आप बोलोगे कि मैम ये हो गया, लो इस पे आगे खाली नॉर्थ पोल, इस पे आगे खाली साउथ पोल। नहीं बेटा, इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप इसको कितने भी पार्ट्स में तोड़ दीजिए, ये क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ आपका कैरी करेगा, और इस वाले पार्ट में आपका यहाँ नॉर्थ और यहाँ पे आपका साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक सिंगल नॉर्थ पोल या एक सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते। समझ आया? चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी मैग्नेट हो या फिर कितनी भी छोटी से छोटी मैग्नेट हो। समझ आई बेटा सभी को बात? कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? क्या हम एक ही पोल के साथ मैग्नेट्स प्राप्त कर सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने सीखा नहीं। 4.3 फाइंडिंग डायरेक्शन। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं इस मैग्नेट की हेल्प से। एक्टिविटी 4.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. बेटा आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक मैग्नेट लेनी है और उसको धागे से बांध देना है। ठीक है, मिडल से। ठीक है, अच्छा अगर आपको जरूरत लगती है तो आपको क्या कर लेना है, इस मैग्नेट को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मैग्नेट इस तरीके से लटकी हुई है या इस तरीके से लटकी हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा इसके बाद क्या करना है, नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब आपको धीरे से इस
मैग्नेट को हल्का सा घुमा देना है और उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसको छोड़ देना है। Mark the position corresponding to the ends of the magnet on the ground or on a piece of paper stuck to the ground. Join these 2 points on the ground with a line. This indicates the direction along which the magnet comes to rest. अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी मैग्नेट रेस्ट पर आ जाती है, शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, आपको नीचे या तो जमीन या फिर आपने जो पेपर लगाया है उस पर पॉइंट मार्क कर लेना। जैसे यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट है, इसको मार्क करके और फिर आपको क्या करना है, रूलर की हेल्प से या स्केल की हेल्प से इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। Is it okay? Now again rotate the magnet by giving a gentle push at its one end and wait till it comes to rest. Does the magnet rest along the same line? अब आपको वापस से क्या करना है, मैग्नेट को थोड़ा सा घुमा देना है, ठीक है, और फिर छोड़ देना है। अब देखना है कि जब आपकी बार मैग्नेट रुकेगी तो क्या वो उसी डायरेक्शन में रुकेगी या उसी लाइन के दिशा में रुकेगी कि नहीं, आपको ये चेक करना है। What direction does this light indicate along which the magnet rests? How can we find it out? कि कौन सी दिशा है जिसके लिए जिसमें जो ये आपके मैग्नेट है ये रुकती है, और हम इसका कैसे पता लगाएंगे? If we have noticed the direction where the sun rises or sets, we have an approximate idea of where east or west is. यदि अगर हम लोग सूरज की बात करें तो हम लोग अगर ध्यान दें कि किस दिशा में वो उगता है और किस दिशा में वो अस्त होता है, तो हमें पता होता है कि जिस दिशा में वो उग रहा है वो आपकी पूर्व दिशा है ना, जिसमें वो ढल रहा है वो आपकी पश्चिम दिशा है। Hence we can locate the direction along which the magnet rests. इसीलिए बेटा हम लोगों को उस रेखा की दिशा का पता लगाना है जिसमें जो आपकी मैग्नेट है वो रुक रही है या ठहर रही है। Is it okay? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. जब आप किसी भी मैग्नेट को नॉर्मली लटका देते हो, ठीक है, सस्पेंड कर देते हो, लटका देते हो, तो बेटा वो कुछ देर बाद क्या होती है, अपने आप ही रेस्ट पे आ जाती है। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। The end of the magnet that points toward north direction is called the north-seeking pole or the north pole of the magnet. While the other end that point towards the south direction is called the south-seeking pole or the south pole of magnet. अब जरा ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बोला कि अभी हम लोगों को क्या करना है, हमें हमारे पास जो भी मैग्नेट है हमें फाइंड आउट करना है कि इसका कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है ना। अभी हम ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करके आए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं और जब वो रेस्ट में आती है यानी कि रुकती है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ रुकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका जो सिरा मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करेगा, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जो सिरा आपका साउथ डायरेक्शन की तरफ आपका बेटा पॉइंट आउट करेगा वो होगा आपका साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। समझ आया सभी को? A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behave like a giant magnet. और ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी भी मैग्नेट को कितना भी आप हिला लो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगी? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है बेटा वो अपने आप में ही क्या है, एक बहुत बड़ा चुंबक की तरह बिहेव करती है, ठीक है। जियांट क्या होता है यहाँ पर? ह्यूज, है ना, बड़ा। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। अब इस वाली एक्टिविटी को आपको क्या करिए, अब आप ना मैग्नेट को हटा दीजिए और एक आयरन की बार ले लीजिए, लोहे की छड़ ले लीजिए और उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कीजिए। What do you observe? क्या देखेंगे आप लोग? Does it always rest along the north south direction? क्या ये भी वापस से आप इसको जब घुमा दोगे तो क्या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगी? It does not, नहीं। It can rest along any direction. बेटा ये किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है। जो आपकी अर्थ है वो itself आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी मैग्नेट है वो क्या कर लेती है, अपने अपने पोल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ले लेती है, ठीक है। लेकिन जो आपका आयरन बार है वो कोई मैग्नेट थोड़ी है ना। This implies that only magnet rests along north-south direction, ठीक है। और ये बताता है कि सिर्फ जो चुंबक है, चुंबक का कोई टुकड़ा है, वही जो है आपका वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर वापस से रुक जाएगा। This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. अब देखो कितनी अच्छी बात है कि ये एक्टिविटी आप लोग किसके लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई टुकड़ा मिल गया, ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये मैग्नेट है कि क्या है, तो आप क्या करोगे, आप उसको सस्पेंड करके आप यही वाली एक्टिविटी रिपीट करोगे, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जो पीस ऑफ मेटल है, जो टुकड़ा आपके पास है, वो मैग्नेट है या नहीं है। समझ आया सभी को बच्चे? आगे बढ़ते हैं।
The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find directions. बेटा ये वाली जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ना, जिसकी वजह से वो रुक जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाती है, इसी का यूज हम दिशा पता लगाने के लिए करते हैं. Based on this, a small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding directions. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना क्या हुआ पुराने दिनों में, यानी कि अगर आप लोग पहले की बात करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया गया, उस टाइम पे बेटा आपका मैग्नेटिक कंपास डेवलप किया गया, एक यंत्र बनाया गया. इट हैज अ मैग्नेट इन अ शेप ऑफ निडल व्हिच कैन रोटेट फ्रीली. फिगर 4.6 बेटा देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर एक मैग्नेट होती है, ठीक है, जो आराम से कहीं पर भी क्या हो सकती है, घूम सकती है. द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और ये सुई क्या दिखाती है, उत्तर दक्षिण दिशा बताती है, इंडिकेट करती है. The compass is kept at a place where we wish to know the directions. अब आप कहीं जा रहे हो, आपको डायरेक्शन पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, अपने कंपास को वहां रखेंगे. After some time, the needle come to rest in the north-south direction. थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका जो निडल है ना, वो जैसे पहले तो वो रोटेट करेगी क्योंकि आइडेंटिफाई कर रही है डायरेक्शन को, इसके बाद वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आके रुक जाएगी. The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle. अब हमें करना क्या होता है बेटा, ये देखो आपको ना, इधर ध्यान से अगर आप लोग इस कंपास में देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना. तो अब आपकी जो निडल है वो किधर की तरफ भी अगर है, तो आपको क्या करना है, इस डायल को रोटेट करके आपको इस निडल को नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन कर देना है. नाउ ऑल द डायरेक्शंस एट दैट प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन द डायल. अब आप देख सकते हो जैसे ये नॉर्थ साउथ की तरफ आपकी सुई आ जाएगी, आप देखो कि बाकी तरफ जो है आपकी सारी डायरेक्शंस इंडिकेट हो रही है. देखो जरा इधर ध्यान से, ये देखो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. तो समझ आ रहा है आप लोगों को, हम इसकी हेल्प से, ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसकी हेल्प से हम आराम से डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं. देखो इधर साइड में एक बच्चा दिया हुआ है, क्या बोल रही है, हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास. हम अपना मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं अपने आप, आइए जानते हैं. मोर टू नो, a magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it as shown in figure 4.6. बेटा स्मॉल छोटा सा सर्कुलर एक बॉक्स जैसा है ना, और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर शीशा सा लगा होता है, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट ये शीशा लगना जरूरी क्यों है, क्योंकि ताकि जो आपकी निडल है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे. The magnet in the shape of a needle is mounted on a pin standing on the bottom of the box. This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily. That is, it can rotate freely. अब आप लोगों ने देखा होगा सबके घरों पे क्या होती है, सबके घरों में वॉचेस होती है ना, क्लॉक्स होती है ना, आप देखते हो उसमें किस तरीके से सुई अरेंज रहती है ना. बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी निडल है मैग्नेट की, इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस करने के लिए बीच में लगी होती है. अच्छा होता क्या है, इस तरीके से इसको अटैच किया जाता है कि आराम से फ्रीली रोटेट कर सके, कहीं अटके ना. The end of the needle which rests in the north direction is usually painted red. Below the needle there is a dial with directions marked on it. अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, देखो अगर हम मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा जो है आपका नॉर्थ की तरफ डिनोट कर रहा है, कौन सा आपके साउथ की तरफ डिनोट कर रहा है ना. तो डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कराने के लिए ना हम लोग इसमें क्या होता है कि एक साइड जो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको रेड से मार्क किया गया होता है, ठीक है, ताकि वो आपको अलग से इंडिकेट करे कि वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है. और नीचे की तरफ आप देख ही रहे हो कि आपके जो सारे डायरेक्शंस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. इज इट ओके?